तो अब हम अगली चीज़ समझने वाले हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। तो इन केस ऑफ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स और यू कैन से बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, बेटा हमने ये देखा कि रिपीटेड सेल्फ पोलिनेशन से आने वाली प्रोजेनी वीक पड़ रही थी, जिसको हमने इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा। तो इसीलिए एवोल्यूशन में उन फ्लावर्स ने, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ने अपने आप को मॉडिफाई किया, कुछ उसमें से यूनिसेक्सुअल हो गए और कुछ जो बाइसेक्सुअली थे उन्होंने अपने अंदर एक नया मैकेनिज्म इवॉल्व किया मैकेनिज्म का, जिसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। तो पॉइंट ये है कि उन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करे कि जिससे उन्होंने मजबूरन, उनके अंदर मजबूरन कौन सी पोलिनेशन होती थी बेटा? क्रॉस पोलिनेशन। तो हमने यहाँ पे इस बात को समझना है कि अगर कोई प्लांट क्रॉस पोलिनेट कर रहा है, वेदर इट इज़ बाइसेक्सुअल ऑल्सो, तो उसके पीछे का क्या रीज़न होगा? तो सबसे पहला जो रीज़न हमें एनसीईआरटी देती है दैट इज़ अवॉइडिंग द सिंक्रोनाइजेशन। तो इसमें क्या रहता है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे उनका जो मैच्योरेशन टाइम होगा, उनका जो मैच्योरेशन टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको दो वर्ड यहाँ पे बता देता हूँ, उनको आप याद रख लीजिएगा। कुछ फ्लावर्स में जिनमें मेल पहले डेवलप कर जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोटोएंड्री, और जिनमें फीमेल पार्ट यानी कि गाइनोशियम पहले डेवलप कर जाता है उसे प्रोटोगाइनी कहा जाता है, उसे प्रोटोगाइनी कहा जाता है। इसीलिए उन फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन होना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं बेटा। उसके बाद नंबर 2 है बेटा द अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशंस। तो इन फ्लावर्स में एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन कुछ ऐसा था कि वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाते थे। जिस तरीके से इस डायग्राम में आप देखिए कि इस डायग्राम में जो हमारे पास स्टाइल है या फिर आप स्टिग्मा कह लीजिए, इसका एंथर से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, इसीलिए ये एंथर इस पोलन इस स्टिग्मा को प्रेफर नहीं करता था, ये उसी को प्रेफर करता था जो इसके ज़्यादा नियर बाय होता था या फिर जो इसकी हाइट के मुताबिक रहता था। तो पोलिनेटर इसको यहाँ से इजीली क्या कर सकता था? ट्रांसफर। बेटा इसकी टाइप्स भी होती हैं फर्दर, वो हमें यहाँ पे नहीं समझनी है, जिसको हम बेसिकली अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इसमें एक हेडिंग पढ़ते हैं हम, हेटेरोस्टाइली। क्या रहता है बेटा? हेटेरोस्टाइली। इस केस में क्या होता है, हमारे पास जो स्टाइल्स की लेंथ होती है डिफरेंट होती है। जैसे एक ही फ्लावर में दो तरह की स्टाइल्स हैं। कितने तरह की स्टाइल्स हैं? दो तरह की, एक लंबी स्टाइल और एक छोटी स्टाइल। लेकिन जिसमें स्टाइल बड़ी होती है इसमें स्टेमन छोटा होता है, और जिसमें स्टाइल छोटी है इसमें स्टेमन का साइज बड़ा रहता है। तो बाय रूल जो लॉन्गर स्टेमन होता है ये लॉन्गर स्टाइल को प्रेफर करता है, और जो स्मॉलर स्टेमन होता है ये स्मॉलर स्टाइल को प्रेफर करता है। सो दिस वाज द अरेंजमेंट। उसके बाद जो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है दैट इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि इसको घर वाली पसंद नहीं आ रही है, इसको बाहर वाली ज़्यादा पसंद आ रही है। इस केस में जो पोलन ग्रेन है सेम फ्लावर का, वो अपने साथ ना पोलिनेट करके किसी दूसरे फ्लावर के साथ पोलिनेट करना प्रेफर करता है, क्योंकि उसकी जो खुद की स्टाइल है यानी कि उसका जो खुद का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो खुद के ही पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं करने देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें क्या हो रहा है बेटा? सेल्फ पोलिनेशन क्या हो रही है? प्रिवेंट हो रही है, क्योंकि खुद का पोलन ग्रेन खुद के ही पिस्टिल या स्टिग्मा के ऊपर क्या नहीं कर पा रहा है? जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, जिससे पोलन ट्यूब जर्मिनेशन नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद जो सबसे बेहतरीन पॉइंट है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो भैया इस केस में तो प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर अलग से ग्रो करेगा और फीमेल फ्लावर अलग से ग्रो करेगा। तो इस केस में तो होगी ही कौन सी वाली? क्रॉस पोलिनेशन। या फिर एक ही प्लांट में अगर मेल फ्लावर की पोजीशन अलग है और फीमेल फ्लावर की पोजीशन डिफरेंट है तो इस केस में भी क्या होगा बेटा? क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो आप देखो यहाँ पे कि ये वाला फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे होंगे इसको मोनोइशियस कहा जाएगा। ये दोनों प्लांट्स जिसमें मेल और फीमेल प्लांट्स डिफरेंट होंगे इसको डाइशियस कहा जाएगा। और वो वाला फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर होंगे इसे बाइसेक्सुअल कहा जाएगा या हर्माफ्रोडाइट कहा जाएगा। ठीक है बेटा। अब तो इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, जैसे कि मोनोइशियस में कैस्टर एंड मेज आ गई, आपको पहले बताया।
और डाइशियस में आपको याद रख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल पपाया की, ठीक है। तो ये हमारे पास थे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब बेटा हमने ये देख लिया कि जो पोलन ग्रेन है वो फाइनली किसके पास पहुंच चुका है, अब स्टिग्मा के पास पहुंच चुका है। अब होगा क्या बेटा, अब उस स्टिग्मा को इस चीज को डिसाइड करना है कि मेरे ऊपर जो ये पोलन ग्रेन लैंड करा है, क्या मुझे इसको जर्मिनेट करने देना है या नहीं करने देना है। यानी कि अब कहानी कहां पहुंच चुकी है बेटा, अब लड़का और लड़की एक दूसरे के पास बैठ गए हैं। अब लड़की इस बात का फैसला करेगी कि क्या ये मेरे लिए सही लड़का है या नहीं है। तो देखिए बेटा कितना जबरदस्त प्रोसेस है। ह्यूमंस में भी ऐसे शादी का प्रोसेस होता है, यहाँ पे वैसे हो रहा है। लड़का लड़की के पास आया, अब लड़के और लड़के के बीच में क्या होता है बेटा, आपको तो पता ही है ना, थोड़ी देर के लिए क्या होगा, अब इंटरेक्शन होगा। उसी इंटरेक्शन के दौरान लड़की इस चीज को डिसाइड करेगी कि वेदर दिस बॉय इज प्रॉपर फॉर मी और नॉट। उसी तरीके से प्लांट्स में भी ये मैकेनिज्म पाया जाता है जिसे हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। तो बेटा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहते हैं। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक इस तरह का मैकेनिज्म होता है, ध्यान से देखेंगे, एक इस तरह का मैकेनिज्म होता है जिस पे पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर, पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर। अब ये जो पोलन ग्रेन है, अब जो ये पोलन ग्रेन है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है। अगर तो ये पोलन रॉन्ग है, रॉन्ग का मतलब क्या है, अगर ये इनकम्पैटिबल है, क्या बेटा, इनकम्पैटिबल है या किसी दूसरे स्पीशीज का है, तो ये जो स्टिग्मा है ये इमीडिएटली इसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर ये पोलन राइट है तो ये जो स्टिग्मा है ये इसको अलो करेगा ताकि ये अपने, इसको क्या बनाने दे बेटा, पोलन ट्यूब बनाने दे। ये पोलन ट्यूब सबसे पहले स्टिग्मा, सबसे पहले स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद स्टाइल, देन स्टाइल से जाते हुए ये किस में पहुंचेगी, ओवरी में। कहाँ पहुंचेगी, ओवरी में। और ओवरी से होते हुए ये पहुंचेगी कहाँ पे बेटा, ओव्यूल के माइक्रोपाइलर के पास, एंड के पास, जहाँ पे इन दोनों मेल गैमीट्स का फ्यूजन होगा। वो आपको बाद में बताते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। लेकिन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक इस तरह का इंटरेक्शन है जिसमें जब राइट पोलन, when the right pollen lands on stigma, there is an interaction, there is an interaction between some chemicals, released by stigma and pollen। तो बेसिकली यहाँ पे स्टिग्मा कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, वो केमिकल्स इस चीज को डिटेक्ट करते हैं कि वेदर ये पोलन राइट है कि रॉन्ग है। तो राइट पोलन ग्रेन जब यहाँ पे लैंड कर गया तो वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा से अपनी पोलन ट्यूब को बनाने की शुरुआत करेगा। स्टिग्मा से होती हुई ये पोलन ट्यूब स्टाइल के पास पहुंचेगी और फाइनली किस में एंटर करेगी, ओवरी में एंटर करेगी। फिर ओवरी से एंटर करते हुए ये ओव्यूल के माइक्रोपाइलर पार्ट से होती हुई कहाँ पहुंचेगी, एक्सेल के पास पहुंचेगी। सो हमने यहाँ पे ये देखा कि जब व्हेन द राइट पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, तो स्टिग्मा ने उसको पोलन ट्यूब बनाने के लिए अलो करा, और वही पोलन ट्यूब थ्रू स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल, वो कहाँ तक पहुंचेगा, एक्सेल तक पहुंचेगा। सो दैट इंटरेक्शन बिटवीन द पोलन ग्रेन and the pistil, where the part of pistil that is stigma allows the right pollen grain to form pollen tube through the style and ovary and then finally reaches to the axil. This is called pollen pistil interaction। सिंपल भाषा में हम इसे क्या कहेंगे, सिंपल भाषा में हम इसे क्या कहेंगे, it is the interaction between pollen and pistil so that the pollen grain is able to form the pollen tube and can easily carry its gametes to the female gametophyte to complete the process of fertilization। बात समझ में आ गई बेटा। तो इस दौरान सबसे पहले देखिए एंट्री होगी बेटा पोलन ट्यूब की साइनोइड सेल में, और वहां पे जाके मेल गैमेट्स का क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। मेल गैमेट्स का क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक होगी बात।
अगला पॉइंट ये है कि हम ये जो प्रोसेस है पोलिनेशन का, जो ये प्रोसेस है यानी कि जो पोलन पेस्टल इंटरेक्शन का प्रोसेस है, इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो जब हम जेनेटिक्स में हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था तो उसने अपनी मर्जी से पोलन ग्रेन्स को सेलेक्ट करा था। तो इस टेक्निक को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, जिसमें हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को पोलिनेट करवाते हैं अपनी चॉइस से। अब इसके लिए दो टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं हम। फर्स्ट इज द इमेस्कुलेशन एंड नंबर 2 इज द बैगिंग। तो बेटा देखिए ई का मतलब है रिमूवल, ई का मतलब क्या है रिमूवल, मैस्कुलेशन का मतलब है मेल। तो इस केस में क्या करेंगे बेटा, हम इमेस्कुलेशन के केस में हम फ्लावर में जो मेल पार्ट डेवलप हो रहा होता है इसको बिफोर मैचुरेशन क्या कर दिया जाता है, मेल पार्ट यानी कि स्टेमन को बिफोर मैचुरेशन हम सीजर से क्या कर देते हैं सॉरी बेटा, कट कर देते हैं। और उसके बाद इस फ्लावर को बाहर से क्या कर दिया जाता है, एक पॉलीथिन बैग से रैप कर दिया जाता है, जिसको हम बैगिंग कहते हैं। जब ये फ्लावर मैच्योर कर जाता है तो मैच्योर करने के बाद हम इस फीमेल पार्ट के ऊपर पोलन ग्रेन्स को बाय यूजिंग पेंट ब्रश पोलिनेट करवाते हैं और दोबारा से इसको क्या कर दिया जाता है, बाहर से पॉलीथिन बैग से रैप कर दिया जाता है ताकि कोई और इसमें पोलन ग्रेन एंटर ना कर जाए। फिर जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद इस रैप को यहाँ से खोल दिया जाता है। बात समझ में आ गया आपको। तो इमेस्कुलेशन के केस में सिंपली क्या किया जाएगा, मेल फ्लावर्स को रिमूव किया जाएगा। लेकिन बेटा ये प्रोसेस उसी फ्लावर में ही एप्लीकेबल होगा जो बाइसेक्सुअल होगा, जो क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। लेकिन इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम पहला स्टेप नहीं करते, हम डायरेक्टली कौन सा स्टेप करते हैं, बैगिंग का स्टेप करते हैं। जिस केस में हम प्लांट के फ्लावर के बाहर एक छोटा सा बैग लगा देते हैं, फ्लावर के बाहर एक छोटा सा बैग लगा देते हैं ताकि इसमें कोई भी पोलन ग्रेन पोलिनेट ना करवा पाए। ठीक है बेटा। उसके बाद यूनिसेक्सुअल फ्लावर का हो गया। उसके बाद अब फाइनली जब हमने देख लिया कि पोलन पेस्टल इंटरेक्शन हो गया, उसके बाद अब यहाँ पे होने वाला है फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो बेटा एंजियोस्पर्म्स पोजेसेस अ वेरी यूनिक फिनोमिना ऑफ फर्टिलाइजेशन which is called double fertilization। तो इस दौरान क्या होता है, हमारी जो पोलन ट्यूब आ रही है, पोलन ट्यूब बेटा माइक्रोपाइलर एंड से पहुंचेगी किसके पास, इन साइनैरिड्स के पास। अब इस पोलन ट्यूब के पास क्या है, दो मेल गैमीट्स हैं और आगे की तरफ है ट्यूब न्यूक्लियस। आगे की तरफ क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस। तो सबसे पहले ये पोलन ट्यूब इन साइनैरिड्स में एंटर करेगी। अब इन साइनैरिड्स के अंदर क्या बेटा, फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या बेटा इसके अंदर, इस साइनैरिड के अंदर है फिलीफॉर्म अपरेटस। तो जैसे पोलन ट्यूब यहाँ पे पहुँचेगी तो ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है ये इस पोलन ट्यूब को गाइड करेगा टुवर्ड्स द एक्सेल। जैसे ही पोलन ट्यूब की इसके अंदर बेटा एंट्री होगी, इसके अंदर क्या होगी, एंट्री होगी, तो ये दोनों के दोनों साइनैरिड सेल्स क्या कर जाएंगे, बर्स्ट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, ये दोनों के दोनों साइनैरिड सेल क्या कर जाएंगे, बर्स्ट कर जाएंगे। और जैसे ये बर्स्ट करेंगे तो यहाँ से जो मेल गैमीट है, जो पहला मेल गैमीट है ये एक्सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा और जो दूसरा मेल गैमीट है ये फ्यूज कर जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। दिस इज एम्ब्रियोसैक। सो हमने यहाँ पे ये देखा कि जब फर्स्ट मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करता है, जब फर्स्ट मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करता है तो यहाँ पे बनेगा जाइगोट। और जब दूसरा मेल गैमीट पोलन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है तो यहाँ पे बनता है बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब बेटा मैं आपको इस प्रोसेस को फ्लो चार्ट के द्वारा बता रहा हूँ ताकि आपको ये प्रोसेस बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो ये देखिए, ये हमारे पास एम्ब्रियोसैक है, दीज आर द साइनर्जिड्स एंड दिस इज द एक्सेल, दीज आर द पोलर न्यूक्लियाई और ये है एंटीपोडल्स। अब ये हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस है और
जनरेटिव सेल से हमारे पास 2 मेल गैमेट्स बने हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो लेट अस सपोज ये फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग के साथ और बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? विच इज डिप्लॉयड। दिस इज नोन एज ट्रू फर्टिलाइजेशन। इसे क्या कहा जाएगा बेटा? ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज जनरेटिव fertilization. It is also known as generative fertilization. While the other male gamete fuses with the polar nuclei to form triploid primary endosperm nucleus. ये zygote फ्यूचर में जाके एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? एम्ब्रियो। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये फ्यूचर में जाके एंडोस्पर्म बनाएगा और ये एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को नरिश करेगा। क्या करेगा? नरिश। अब तो हमने यहाँ पे ये देखा, द फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल टू फॉर्म जाइगोट while the other fuses with the polar nuclei to form primary endosperm nucleus because, इसको पहले लिख लेते हैं, दिस इज ट्रिपल फ्यूजन। इसे क्या कहा जाएगा? ट्रिपल फ्यूजन कहा जाएगा बिकॉज बोथ द फ्यूजन्स occur inside, किसके अंदर हुई है बेटा? दे अकर इनसाइड एम्ब्रियो सैक। किसके अंदर हुई है ये? एम्ब्रियो सैक। और बेटा एक और नोटेबल पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, ये दोनों बेटा साइमल्टेनियसली होती हैं। क्या होती हैं? साइमल्टेनियसली होती हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, it is the process where the first male gamete fuses with the egg cell to form diploid zygote. This is called true fertilization, while the other male gamete fuses with the polar nuclei to form primary endosperm nucleus, which later forms endosperm, which is triploid in nature because both the fusions have occurred inside embryo sac and simultaneously. That's why this is called double fertilization. इसे क्या कहा जाएगा बेटा? इसे कहा जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर? यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, इस प्रोसेस को एसजी नवाज चेन ने डिस्कवर किया था। ये आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। नाउ अब हमारे पास बेटा 2 इवेंट्स खत्म हो चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड फर्टिलाइजेशन। अब हमें आगे बढ़ने हैं बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो एंजियोस्पर्म्स में हमारे पास 4 पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे। सबसे पहले होगा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, उसके बाद होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसके बाद बेटा सीड बनेगा फ्रॉम ओव्यूल और फ्रूट बनेगा फ्रॉम ओवरी। तो बेटा ये दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली होते हैं, ये दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली होते हैं। एनसीईआरटी इस बात को लिखती है कि सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट बेटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कैसे होता है। तो अभी आपको क्या बताया, अभी आपको क्या बताया कि जो एंडोस्पर्म है ये कहाँ से बन रहा है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बन रहा है। ये 3n है, इसका मतलब एंडोस्पर्म भी कैसा रहेगा? इट विल बी ट्रिप्लॉइड। तो अब ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, दिस इज लेट अस सपोज जाइगोट। ये क्या है? जाइगोट है। एंड दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो बेटा शुरुआत में जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जाइगोट को हम इधर रहने देते हैं एक साइड पे, इसको इधर छोड़ देते हैं। तो शुरुआत में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा, इट विल अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर सेल डिविजन्स। इसमें क्या होंगी? इसमें होंगी फ्री न्यूक्लियर सेल डिविजन्स, ठीक है। क्या होंगी? तो शुरुआत में जो एंडोस्पर्म बनेगा, इसे कहा जाएगा न्यूसेलर एंडोस्पर्म। इसे क्या कहा जाएगा? न्यूसेलर एंडोस्पर्म। यानी कि इसमें किसी तरह का भी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। और यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होता है बेटा, ये कैसा रहता है? वाटरी। एंडोस्पर्म का नेचर कैसा होता है? वाटरी, यानी कि लिक्विड रहता है। उसके बाद यही जो हमारे पास फ्री न्यूक्लियर सेल डिविजन्स हुई हैं, इनमें सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। इनमें क्या हो जाएगी? इनमें सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। इनमें क्या हो जाएगी बेटा?
इनमें सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, जिसको कहा जाएगा सेलुलर एंडोस्पर्म। इसे क्या कहा जाएगा? सेलुलर एंडोस्पर्म कहा जाएगा। अब एनसीईआरटी ने इसको समझाने के लिए बड़ी अच्छी एग्जांपल हमारे पास ली है। तो जो न्यूसेलर एंडोस्पर्म है, इसकी एग्जांपल है बेटा जो कोकोनट वाटर होता है। क्या होता है? जो कोकोनट वाटर। तो जो कोकोनट का वाटर होता है वो लिक्विड होने का रीज़न ये है क्योंकि उसमें क्या हो रही है? फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन है, और ऑब्वियसली उसमें ढेर सारा फूड तो रहता ही है क्योंकि उसको ह्यूमंस भी यूटिलाइज करते हैं। और कोकोनट वाटर के अंदर आप देखते हैं कोकोनट के अंदर वाली साइड, जिसको हम बोलते हैं गिरी, क्या बोलते हैं? और बाहर इस तरीके से एक फाइब्रस लेयर होती है, ये बाहर फाइब्रस लेयर होती है और अंदर पानी होता है। अंदर क्या होता है? पानी। तो ये जो बेटा इसका वाइट पार्ट है जिसको कर्नल बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ठीक है, कोकोनट का जो ये वाइट पार्ट है, ये किसका एग्जांपल है? सेलुलर। तो ये वाइट पार्ट अल्टीमेटली वाटर वाले ही पार्ट से बना है, लेकिन उसमें क्या कंप्लीट हो चुकी है? उसमें साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है। क्या कंप्लीट हो चुकी है? साइटोकाइनेसिस। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। दो तरह के, न्यूसेलर एज वेल एज सेलुलर। न्यूसेलर में फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन होती है और एंडोस्पर्म जनरली लिक्विड रहता है। इसमें आप और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे कि मेज होता है, राइस, इसमें भी सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। बाद में वो हार्ड स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है जो उसका वाइट पार्ट होता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक तो कोकोनट का एग्जांपल लिया है और दूसरा मेज के कर्नल का एग्जांपल लिया। आप इसको जो कोकोनट का वाइट पार्ट है इसको भी आप कर्नल बोल सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये देख लीजिए, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड ऑफ 1000 ऑफ न्यूक्लियर, और जो उसका वाइट कर्नल है वो क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म। अब बेटा एंडोस्पर्म के बाद बारी है बेटा जो हमारा अगला इवेंट है, दैट इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बताया है। हालांकि मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस एक स्टेज से आके ही वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो अगर हम डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात करें तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होती है बेटा? इट स्टार्ट डेवलपिंग फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, जहाँ पे क्या सिचुएटेड है? जाइगोट। जहाँ पे क्या सिचुएटेड है? जाइगोट। तो सबसे पहले जो जाइगोट होगा वो क्या होना शुरू होगा? डिवाइड करना शुरू करेगा। लेकिन कब डिवाइड करना शुरू करेगा? जब उसमें एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो चुका होगा, क्योंकि वही एंडोस्पर्म जो है वो जाइगोट जब एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा होगा तो उसको फूड देने का काम करेगा। तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में जो सीड्स का, क्योंकि जाइगोट जब एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा वही अल्टीमेटली स्टोर हो जाएगा सीड के अंदर। तो सीड में भी थोड़ा बहुत अंतर आता है, तो उस बात को हम समझेंगे। तो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सबसे पहले जो जाइगोट होगा, एनसीईआरटी को लेके चलेंगे हम, जाइगोट 2 सेल्स में डिवाइड होगा। कितने सेल्स में डिवाइड होगा? 2 सेल्स में डिवाइड होगा। एक आपको यहाँ पे लोअर सेल नज़र आ रहा है और एक अपर साइड। ठीक है, ये जो अपर साइड पे आपको सेल नज़र आ रहा है, दिस इज सस्पेंसर सेल, और ये लोअर वाले को एम्ब्रियो प्रॉपर सेल कहा जाता है। हम ठीक है, इसको एम्ब्रियो प्रॉपर सेल कहा जाता है। और यही फ्यूचर में जाके सबसे पहली जो स्टेज आती है डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, वो आती है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। बेटा स्टेजेस तो और भी बहुत सारी आती है, क्योंकि हम इसके बीच में सबसे पहले 2 सेल स्टेज, फिर फोल्ड सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, ये सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन अब आपको ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो सबसे पहली जो स्टेज आएगी वो कौन सी आएगी? ग्लोबुलर स्टेज, जिसमें जो एम्ब्रियो होगा वो कैसा नज़र आएगा आपको? ग्लोबुलर। अब ये जो ग्लोबुलर पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये बेटा लोअर सेल से बना है, जो एम्ब्रियो प्रॉपर सेल जिसको हमने इनिशियली बोला था। उसके बाद बेटा जो ग्लोबुलर स्टेज है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, दिस इज द हार्ट शेप एम्ब्रियो। और हार्ट शेप एम्ब्रियो में ये वाले जो आपको नीचे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये दीज आर द फ्यूचर कॉर्डिलेडन्स। ये क्या है? दीज आर द फ्यूचर कॉर्डिलेडन्स। ये बीच में सस्पेंसर सेल होता है, इसको हम बड़ी बार हस्टोरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्टोरिया। लेकिन ये आप इसको कंप्लीटली पूरे को सस्पेंसर भी कह सकते हैं। अब जो हमारे पास हार्ट शेप एम्ब्रियो है, इसमें जो सस्पेंसर के बिल्कुल प्रॉक्सिमल सेल्स होते हैं, ये रूट के पार्ट्स बनाते हैं, जहाँ से रूट कैप का ओरिजिन होता है। और रूट कैप के नीचे के पार्ट को रेडिकल कहा जाता है, जहाँ से
रूट बाहर आती है। ठीक है बेटा। अब जो मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है, उसमें ग्लोबुलर स्टेज तक बिल्कुल सेम डेवलपमेंट होता है, बस चेंजेस आते हैं उसके ग्लोबुलर डेवलपमेंट के बाद। मोनोकॉट एम्ब्रियो में जो ग्लोबुलर स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है वो हार्ट शेप नहीं होती है, उसमें केवल एक ही कोटिलेडन डेवलप करता है, इसलिए उसको डाइकॉट नहीं मोनोकॉट कहा जाता है। ठीक है बेटा। तो अब हम देखते हैं कि जो मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो होता है इनमें क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा। तो अभी हम इसको समझते हैं।